आरजे रजनीश टॉक शो के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। जब भी बिलासपुर में घायल गौवंश दिखता है तो हर किसी के मन से यही आवाज आती है कि सुनील जी को फोन किया जाए। उम्र के किस पड़ाव पर आपने सोचा कि गौवंश की या गौशाला की स्थापना की जाए? मैं बगेड़ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक बैल घायल हुआ था और वही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का कि जब मैंने देखा उसके दोनों टांगे टूटी हुई हैं। मैं वेटनरी में गया, मदद मांगी और मदद जब मांगी तो उसको रखने की कहीं व्यवस्था नहीं थी हिमाचल प्रदेश में, और उसको हमने टेंट लगाकर वहां पर रखना शुरू किया। वहीं से मेरी संवेदनाएं इनके प्रति जगी और मेरे मन में आया कि यार इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये बच्चे आपने देखे, गरीब परिवारों के बच्चे मेरे पास हैं। अगर सहयोग किया जाए तो 6 महीने के अंदर ये समस्या हल हो सकती है। बिल्कुल कुछ नहीं है समस्या। ये देखो ना कि अभी मेरे पास 20-22 गौवंश हैं और आप हैरान होंगे, विकलांग है और 1 रुपया मैं किसी से लेता नहीं हूँ। इतनी कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रही है। जो बात मैं बता रहा था महत्वपूर्ण, कि मेरे घर में बछड़ा होता है, अगर मैं सड़क पे उसको छोड़ता हूँ और कोई गौशाला वाला उसको अपने घर में ले जाता है, गौशाला में ले जाता है, तो उसको पता कितने रुपये देती है गवर्नमेंट? 1200 रुपये महीने का। मैंने बोला कि यार जो जिसके घर में बछड़ा हुआ है वो 1200 रुपये उसको दे दो। कि आप कभी भविष्य में कोई चुनाव लड़ेंगे? नमस्कार, आरजे रजनीश टॉक शो के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आज नए मेहमान हमारे साथ हैं। जब भी नए मेहमान इस एपिसोड में आते हैं तो मैं उनका परिचय लिखने बैठता हूँ। परिचय में यह दुविधा रहती है कि किन शब्दों का प्रयोग किया जाए ताकि उस मेहमान का जो वो ऑरा है, उस मेहमान के जो वो कार्य हैं, वो कम शब्दों में परिभाषित हो जाएं। अथक प्रयास मैंने किया, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही लाइनें लिख पाया हूँ कि जब भी बिलासपुर में घायल गौवंश दिखता है तो हर किसी के मन से यही आवाज आती है कि सुनील जी को फोन किया जाए। ये भाव एकदम से क्यों आता है? क्या इसके पीछे वजह है? क्या कहानी है? आज हम उन्हीं सुनील जी से जानेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं, बगेड़ में यह गौशाला चलाते हैं, सुनील जी हैं। परिचय की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चा और हर प्रबुद्ध व्यक्ति, छोटे से बच्चा बड़ा, हर व्यक्ति इनके कार्य को जानता है कि किस तरह ये पिछले कई सालों से कार्य कर रहे हैं। मैं आपका अपने कार्यक्रम में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे सीधे मुद्दे की बात बताना चाहता हूं कि हम अभी आए, हमने आपका ये जो सेटअप सारा देखा, एक उम्र के किस पड़ाव पर आपने सोचा कि गौवंश की या गौशाला की स्थापना की जाए और मुझे एक गौ सेवा का जो कार्य है कि मुझे प्रगाढ़ रूप से करना है, मतलब पूर्ण रूप से करना है? देखिए, हम जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं, भारतीय संस्कृति में, यहाँ पर ये विरासत में ये संस्कार हैं गौ माता को लेकर। हम लोग हालांकि शहरी जीवन में जीते आए, हमारा गौवंश से मैक्सिमम हम लोगों का जीवन जो है वो बहुत दूर रहा। हम कभी गाय बैलों के नज़दीक नहीं रहे क्योंकि शहरों में पले बड़े। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा निमित्त बनाई जाती हैं। और मैं बगेड़ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक बैल घायल हुआ था और वही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का कि जब मैंने देखा उसके दोनों टांगे टूटी हुई हैं। मैं वेटनरी में गया, मदद मांगी और मदद जब मांगी तो उसको रखने की कहीं व्यवस्था नहीं थी हिमाचल प्रदेश में, मतलब, और उसको हमने टेंट लगाकर वहां पर रखना शुरू किया। वहीं से मेरी संवेदनाएं इनके प्रति जगी और मेरे मन में आया कि यार इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक तो 33 करोड़ देवताओं का वास ही इनको कह रहे हैं और दूसरी तरफ से इनकी हालात जो हैं वो बहुत ही दयनीय हैं। तो मैंने उस हालात को देखते हुए पहला अपाहिज गौवंश उपचार सेवा केंद्र बगेड़ में स्थापित किया, ट्रॉमा सेंटर, जो हिमाचल का अपने आप में सबसे पहला है। और यहीं से एक शुरुआत हुई इस समस्या के समाधान को ढूंढने के बारे में। तो मुक्त गौवन का विषय 2009 में, गौ सेंचुरी का विषय मैंने हिमाचल सरकार से उसमें साझा किया था, और क्योंकि इसके समाधान की तरफ को बढ़ना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं मुद्दे पे थोड़ा आगे करेंगे बात। हाँ जी। जो गौवंश, चाहे वो गाय हो या बैल हो,
पिछले कुछ सालों में हमारे घरों में थे। जी बैलों को जो है खेतों में जोता जाता था, गाय को पूजा जाता था। उसी गौवंश को जब आप सड़कों पे ऐसे आवारा चलते देखते हैं तो आपके मन में पहला कि क्या भाव आता है, दूसरा जिम्मेवार कौन है, मैं और आप एज ए इंडिविजुअल, सरकार, ए बी सी कोई भी, या कोई हमारा समाज का सोच, या फिर एक टेक्नोलॉजी जैसे ट्रैक्टर आ गए हैं, तो आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, मैं वैसे इसके लिए देखिए जो भी समाज में आज घट रहा है उस सब के पीछे सरकार और प्रशासन को मैं मेन जिम्मेवारी देता हूँ। पता है उसका कारण है, लोग भी जिम्मेवार हैं, लोग भी चालाक हो गए हैं क्योंकि अपराध करने के नए नए रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन प्रशासन नाम का विकल्प जो है आपराधिक तत्व, अराजक तत्वों को की मानसिकता को कंट्रोल करने के लिए बना था। देखिए, जब गाय बैल सड़क पर हैं, पंजीकृत गाय बैल जब सड़क पर आ रहे हैं, लोगों के घर में जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्मूला गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है, जन्म मृत्यु दर्ज होती है, तो बावजूद इसके जब वो सड़क पर आ रहे हैं, कानून बने हैं, पंचायती राज अधिनियम बना है, नगर परिषद अधिनियम बने हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करना, मान लो कोई अपराधी तत्व जो है, कोई समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो छोड़ ही रहा है गौवंश को सड़कों पर, उसकी मानसिकता को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसी लिए कानून बने हैं। तो कानून को जब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो मैं मेन जिम्मेवारी जो है प्रशासन और सरकार को दे रहा हूँ। अदरवाइज जो लोगों की चालाकी है, लोगों को समझना चाहिए, जो कथा प्रवक्ता आज भागवत कथाएं करते हैं और वो जो कथा प्रवक्ता जो है अपने लोगों को, जिनको वो कथा सुना रहे हैं, उनकी मानसिकता में सिर्फ जो है आज भंडारा ही रह गया है और कलेक्शन रह गया। कलेक्शन करो, भंडारा करेंगे, जगराता करेंगे, लेकिन उन शिक्षाओं को जो भगवान की शिक्षाएं हैं उनको जीवन में उतारने में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कमजोर रहे हैं। लोग गौ माता की जय के नारे, उद्घोष उन कथाओं में हम अक्सर सुनते हैं, कृष्ण भगवान की जय के नारे हम सुनते हैं, उद्घोष, लेकिन कथाओं से लेकर टीवी तक या जो तथाकथित गौ प्रेमी बने हैं, चाहे फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, हर जगह वो एक दिखावा हो गया है। दिखावा हो गया। अगर सामने गौवंश दिखेगा तो रुकेंगे नहीं, वैसे कमेंटों में चीजों में वो चीज कर रही है। जी। इस पीढ़ी को आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब एक तंज नहीं, एक संदेश क्या देना चाहते हैं कि आप क्या बदलाव लाइए? देखिए, मैं सीधी सी एक बात जानता हूँ कि देखो, कागज के जो फूल होते हैं ना उसमें खुशबू नहीं होती है। आप बनावटी हिंदू बन के जिएंगे ना, कुछ नहीं मिलना। हिंदू सब करे, कोई ना करे व्यवहार, कोई भी व्यवहार थोड़ा ना कर रहा है हिंदू तब के ऊपर। तो मैं लोगों से निवेदन करता हूँ, देखिए आपका सूतक पातक, आपका जन्म मृत्यु गौवंश से संबंधित है। आपकी भारतीय संस्कृति विनष्ट होती है अगर हम गाय और बैल को हटाते हैं। हमारी संस्कृति का मूल आधार गाय ही है। तो अगर मूल आधार गाय है तो लोग समझते, देखिए 33 कोटि देवता का वास, और गोबर और मूत्र में भी लक्ष्मी और गंगा को परिभाषित किया गया हमारे ऋषियों में। या तो हम उस विरासत को जो ऋषियों ने हमें दी है उसका सम्मान नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसे नहीं चलेगा। मेरे लोगों से ये निवेदन रहेगा, देखिए कि आप आज गाय बैलों को जो सड़कों पर छोड़ रहे हैं ना, उसमें आप ही के परिवार का कोई सदस्य या समाज का कोई भी इंसान जो सड़कों पे चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं और लोग मर रहे हैं। आप इसी हिसाब से सोच लो कि लोग मर रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है? आपने बैल छोड़ा, आप देखिए फसलें किसकी उजाड़ रहे हो? आप ही लोगों की। वही बैल जब आक्रमणकारी हो रहा है तो आपके खेतों को एक अनडिसिप्लिन तरीके से उजाड़ रहा है। वैसे उसकी खुराक क्या है? 2 या 3 फुल्ले घास के खा लेगा वो, लेकिन आप 2-3 फुल्ले घास के नहीं देना चाह रहे हैं, उसको खुला छोड़ रहे हैं। तो खुला छोड़ के आप अपने आप का और सोसाइटी का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। समस्या ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो 500-550 रुपए पिज्जा पे खर्च कर देगी, लेकिन 100 रुपए जो है या कुछ इसका मात्र अंश जो है इसमें नहीं खर्च करेगी। एक चीज मैं और बताना ये चाहूँगा कि सुनील जी को अलग अलग संस्थाओं द्वारा, एक सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र भी मिले हैं, पुरस्कार भी मिले हैं, लेकिन जब आपको प्रशस्ति पत्र मिल रहे थे तब आपके मन में क्या भाव था कि मुझे ये प्रशस्ति पत्र मत दो, बस इन गायों का भला कर दो? कुछ ऐसे भाव थे? आपने किसी को डायरेक्ट बोला हो? देखिए, मैं एक बात से बड़े दुख के साथ में साझा कर रहा हूँ। ये आज सम्मान समारोह जो है ना, वो सिर्फ हमारे स्वाभिमान को अपने साथ में जोड़ने के लिए है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि हमें जो सम्मानित करने वाले लोग भी है ना, वो उस विषय से कुछ नहीं लेना देना उनका। वो समाज में एक रिकॉग्नाइज जो हम अच्छे कर्मों के द्वारा अपने आप को करते हैं उसका वो करना होता है उन्होंने। सिर्फ मेरा जो मानना व्यक्तिगत मैं देख रहा हूँ, देखिए मैं बताऊं कि 2009-10 से लेके प्रशासनिक कितनी मीटिंगों में हम गए तो आप हैरान होंगे कि वहां पर पता क्या माहौल होता है कि जैसे आज मीटिंग हुई, ऐसा लगेगा कल से समस्या का समाधान हो गया और सारी जानकारी आ गई सबके दिमाग में, सबने समझ लिया कि अरे गाय बैल की समस्या क्या है, लोग मर रहे हैं, किसान की फसलें उजड़ रही है और ये धार्मिक प्रतीक भी, हिंदू संस्कृति भी अपमानित हो रही है। समझ रहे हैं सारा?
मीटिंग से बाहर आते हैं, कुछ समय तक माहौल रहता है और वो समस्या वैसी की वैसी। तो मैंने 50 मीटिंगों में देखा कि माहौल मीटिंगों में ऐसा होता है कि जैसे अब तो ये समस्या का समाधान हो गया, तो ये मूर्ख बनाने वाली बात है। मीटिंगों में समस्या हल हो जाती है, जमीन पे बिल्कुल वैसी की नहीं तैसी रहती है। रहती है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप इतना समय जो है गौवंश को देते हैं, आप कहते हैं कि यही मेरा परिवार है, लेकिन थोड़ा आप अपने परिवार के बारे में भी बताइए। देखिए, आपके घर में कौन कौन है? ये एक मेरी मतलब 3 बच्चे हैं जी जी और मम्मी है। जी जी। तो मैं एक बड़े दुख के साथ में कहता हूँ कि ये भारत में ना एक परंपरा चली है कि जो देखो, ये जो गौवंश की समस्या नहीं है, ये एक कुरीति है। मैं इसको कुरीति क्यों बोल रहा हूँ? जानबूझ के लोग छोड़ रहे हैं, बने हुए कानून है, उसको कानून जो संचालक है वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो ये समस्या नहीं, एक अराजकता है, ये एक ऐसी अव्यवस्था फैलाई हुई है जानबूझ के। देखिए, मैं बताऊं, गौ माता के साथ में 10 रुपए शराब की बोतल से जोड़ना कितना अपमानजनक बात है। बिल्कुल जी। 10 रुपए शराब की बोतल ही रहेगी थी। देखो, 15% मंदिर ट्रस्टों से ले रहे हैं। जितने भी इनके नाम की गौशालाएं सब डेयरी बन गई। सरकार जानती थी कि ये जो अपना समस्या ना लोगों के घर से पैदा हुई, क्योंकि बछड़ों को लोग उपयोग नहीं रहे, ट्रैक्टर आ गए हैं। और कृत्रिम गर्भाधान शुरू कर दिया। जब गौ माता बोल के कृत्रिम गर्भाधान की योजना बनानी थी, तो उसका खंडन करना चाहिए था कि आप एक होली एनिमल है, एक पवित्र प्राणी आप मानते हैं, तो लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हाँ, लोगों की भावना जुड़ी है, तो आपको कृत्रिम गर्भाधान उसमें उस क्षेत्र में वर्जित रखना चाहिए था। बिल्कुल। अब मेरे परिवार की, देखिए, मैं डीएवी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, तो मैं तो समाज के तानों से परेशान हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ, देखिए, आप आए, आपने देखा क्या माहौल है यहाँ, और ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ना, अगर ये मेरे मन में कोई भ्रष्टाचार होता, मेरे घर में जाइए कभी ना, तो ये जो मैं यहाँ निर्माणी कार्य कर रहा हूँ, ये मेरे घर में हुए थे। बिल्कुल जी। तो मैंने सुपरविजन करने की कोशिश की है, लोगों का सुपरविजन करने की कोशिश की, और मैंने उसमें अपने आप को प्रमाणित करने का एक भरसक प्रयास कर। परिवार से मेरे प्रश्न का तात्पर्य ये था कि जो आपके बच्चे हैं वो कंप्लेंट नहीं करते कि आप ज्यादा समय में उस विषय में पूछ रहा था। हाँ, वही जी। इसमें ऐसा है कि मैं 3-4 साल तो मैंने मम्मी वगैरह को पता नहीं दिया लगने की मैं काम धंधा छोड़ के ऐसे बैठ गया हूँ। तो मैंने अपना बजट देखा, मैंने बोला 2 पैसे देते रहूंगा, समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश में मिलने आए और बड़े मंत्रियों से, जयराम जी से भी मिला, सबसे मिला, मैंने बोला समाधान हो जाएगा। और मैं उस आशा में, क्या हुआ कि 3 साल गुजर गए, फिर मैंने टारगेट दिया था 3 साल का, तो फिर मेरे को बाद में पता लगा कि जो मैंने मीटिंगों वाली बात बताई कि वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, वो जानते हैं, प्रशासन जानता है कि कैसे लोगों को मैनेज करना है, कैसे लोग उन्होंने हमारा सदुपयोग थोड़ा ना कर पाए। गौवंश की कोई समस्या बड़ी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि 6 महीने के बीच में पूरे जिला बिलासपुर को खाली कर दूंगा मैं। उसका देखो, ये कुछ भी नहीं चाहिए इनको। ये बड़ी स्टेटमेंट है कि अगर सहयोग किया जाए तो 6 महीने के अंदर ये समस्या हल हो सकती है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है समस्या। ये देखो ना, अभी मेरे पास 20-22 गौवंश हैं और आप हैरान होंगे, विकलांग है और 1 रुपया मैं किसी से लेता नहीं हूँ। इतनी कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रही है। देखिए, मैंने हिमाचल सरकार से जब बात हुई थी हमारी, तो मैंने एक पॉइंट आउट किया था, तो उन्होंने मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा कि यार इतनी व्यवस्था को सुनील कैसे चलाते हो तुम, है ना, और आप कभी नहीं, बाकी गौशाला वाले तो आ जाते हैं महीने में कि जी घास खत्म हो गया, लेबर के पैसे नहीं बचे हैं, तो आप कैसे करते हो। तो मैंने उनको बोला कि देखो जी, मंदिर जो हिमाचल सरकार दावा करती है ना कि हम सड़कों से गाय बैलों को उठाएंगे, तो उनके पास कौन से स्रोत हैं जिससे वो पैसा इकट्ठा करेंगे, क्योंकि 2 तो लगाए नहीं कोई नहीं। वो एक है शराब की बोतल से 10 रुपया, और एक है 15 मंदिर ट्रस्टों से 15% लेना, और अन्य और भी टैक्स इन्होंने लगाए हैं गौओं के नाम पर। ये तो मैंने क्या उन टैक्सों का सही सदुपयोग हो पाता है? नहीं, उसमें भाई वो सदुपयोग नहीं होता है। अगर होता, मॉनिटरिंग सही ढंग से होती, तो ये जो गाय बैल जो समस्या लोगों की गौशाला से पैदा हुई है ना, ये आप चले जाएं, जितने भी गौशाला में जाएंगे डेयरियां बनी हुई हैं। मेरा यक्ष प्रश्न ये है अब इस इंटरव्यू का कि बहुत सारे लोग इस प्रश्न का जो है जवाब भी जानना चाहते हैं जी। हम गाड़ी चला रहे, कोई गाड़ी चला रहा होता है, हम बस में बैठे होते हैं, ड्राइवर गलत गाड़ी चलाता है या धीरे चलाता है, हम उसे सलाह देते हैं कि इस तरह से करिए, इस तरह से करिए। आप भी जो है ये सिस्टम चला रहे हैं, ये यहाँ का जो है, आप अलग अलग सरकारों, अलग अलग संस्थानों के पास गए, किसी ने आपकी नहीं सुनी, लेकिन गीता में भी लिखा गया है और ये भी कहा गया है कि अगर किसी समस्या का समाधान करना हो तो रणभूमि में उतरना पड़ेगा जी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर जिस व्यक्ति के हाथ में पावर है वो काम नहीं कर पा रहा, आपने पूर्ण प्रयास कर लिए हैं, तो क्यों ना उस पावर को अपने तक लाया जाए और गौवंश को सुधार किया जाए। सरल शब्दों में मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या आप कभी भविष्य में कोई चुनाव लड़ेंगे, मेरे पास चुनाव लड़ेंगे
और उस चुनाव से जो आपको शक्तियां मिलेगी, उस शक्तियों को आप जो है इस कार्य में लगाएंगे। आपका भाव वो रहेगा कि भविष्य में कुछ इस तरह का इरादा है कि नहीं, मैं अब थक गया हूं, अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, ना ही कोई, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप पार्टी ज्वाइन करेंगे। आप निर्दलीय एक लड़कर जो है, आप लोगों को मेरे कहने का मतलब कि आप कर्म भूमि में उतर कर जब आपने सब कुछ कर लिया है तो अब अंतिम जो है ये प्रयास करेंगे, आपके मन में है या नहीं है, तो आप बता दीजिए। देखिए मैंने क्योंकि अगर आप उतरेंगे तो मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं। जब मैंने इंटरव्यू आपका लेने का सोचा, 2-3 लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि ये प्रश्न आप उनसे जरूर पूछना, क्योंकि अगर आप उतरेंगे तो आपको ये नहीं है कि आपको किसी को फोन लेकर करना पड़ेगा कि आप मेरे साथ चलिए, लोग चलेंगे। और वो आप अपने फायदे के लिए नहीं, आप इस समस्या को खत्म करने के लिए। तो ऐसा कुछ इरादा है, ऐसा कुछ भाव है, तो आप दर्शकों को बता देखिए। एक और करना चाहूंगा कि अब आपको भविष्य में या पहले भी अमुक पार्टियों के ऑफर भी आए हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वो देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लोग जो है एक अच्छा प्रभाव है, सुनते हैं, तो आप उसको अपने साथ जुड़ते हैं। ऐसा भी किसी ने प्रयास किया है? बिना नाम लिए आप बता सकते हैं। मतलब देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि ये जितने भी ये राजनीति है ना, ये आज पता क्या ट्रांसफर करने वाली बनी है। जैसे मतलब पिता से पुत्र की तरफ जाएगी वो पुत्र, ये मेरे पास आएंगे, जरूर आए भी, लेकिन ये आएंगे अपने लिए। ये ऐसे लिए नहीं, इसके लिए नहीं आएंगे कि आप राजनीति में आओ, ये इसलिए आएंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शाबाश। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अपना अपना इसमें अपने अपने स्वार्थ से सब लोग जुड़े हुए हैं। रही मेरी राजनीति में, मेरी एक बार 31 दिन की भूख हड़ताल चली, 7 दिन की एक, 7 दिन की एक, और 4 दिन का अमन बखेड़ में आपके सामने यहाँ पर मैंने हुआ था। चक्का जाम को लेके भी 2 बार ऐसे चले, केस भी चले हुए हैं। तो मैंने अंत में पता क्या पाया कि NHI की जिम्मेवारी थी इस NHI को खाली करना। एक दिन एक्सीडेंट हुआ, उसकी पूरी की पूरी गर्दन उठा दी गई बैल की। मैं अपने पुराने उसमें आ गया सुबह में, मैंने बोला यार आपकी ड्यूटी है रोड को खाली रखना, आपने रोड की क्लियरेंस दी है, कितने लोग मर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं इसको? अगर 1 घंटे के बीच में आपने NHI को खाली नहीं किया तो मैं फिर हम लोग यहाँ पर अपने तरीके से एजिटेशन करेंगे, बिल्कुल, है ना, क्योंकि लोग मर रहे हैं, आपको जिम्मेवार है आप। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया जो मैं पहले था, तो ये बच्चे आपने देखे, गरीब परिवारों के बच्चे मेरे पास हैं, और इन विकलांग गाय वालों को देखता हूँ तो मैं जब कोर्ट में पेशी के लिए जाता हूँ तो मेरे को वहां पर जज नहीं बोलते हैं कि तुम यार अच्छा काम किया तुमने, तुम्हारे पशु प्यासे होंगे, तो मैं तुम्हें आवाज पहले दे देता हूँ। 2-3 बज जाते हैं वहाँ खड़े, उन्हें पड़ता है वहाँ। तो फिर मैंने बोला कि यार किससे लड़े, क्योंकि अपराधी जो है, जैसा आपने बोला कि अपराधी तो नेतृत्व भी है, तो नेतृत्व के खिलाफ लड़ाई की बात है, कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई। यहाँ पर तो ये देश तो बलिदान मांगता है जी। इसमें जितने भी लोगों की आज प्रसिद्धि है, आप स्वामी विवेकानंद लो, ये अपना भगत सिंह की बात कर लें, किसी भी क्रांतिकारी की बात कर लें, सब मरे, उसके बाद मरणोपरांत पूजनीय बनेगी। आज तक ये लोग मेरे पास आए, चीफ सेक्रेटरी भी आए, हिमाचल प्रदेश अधिकारी भी आए, सब आए, लेकिन मैंने सबने देखा कि मन को खेलने की नीति है इनकी। ये अपना टाइम बजाने आते हैं और जो इनका शेड्यूल है ना उसको मेंटेन करते हैं कि जो इनकी दिनचर्या में इनके जो प्रशासनिक ड्यूटीज होती हैं, जो गतिविधियां हैं वो करेंगे, उनको फॉलो करते हैं। और नेतृत्व में मैं ये सोचता था कि आज मैंने बच्चों को पढ़ाने की तरफ जोर दिया है, 2 गूगल बॉय के नाम से आए, ये प्रसिद्ध हुए। तो मैंने क्या सोचा कि आप जैसे बच्चे, मतलब ये जो लोग हैं समाज में जो ये विश्वास करते हैं नेतृत्व को, जिनकी परख है, उन लोगों को आगे आना चाहिए, हम उनकी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो हमारा समय इस तरह से डिवीजन कर दिया गया है कि आप हैरान होंगे कि इन गाय बैलों से ना सवेरे 4:30 बजे से रूटीन शुरू होती है, रात को 11-12 बज जाते हैं बच्चों के। उसमें तो कुछ ड्यूटीज मैंने कुछ रात को दिए होते हैं, मैंने कि इस केस को मैं रात को करूंगा। अब तो मैंने लाइव पे भी आना हमने कम कर दिया, मैंने शुरू पहले हर बार दिखाते रहते, देखिए टैग लगी गाय सड़क पे है, इसकी टांग टूटी, इसके मालिक को बुलाया जाए, इसको भेजा जाए। तो मैंने बोला किसके पास बोल रहे हैं? देखो जज भी यही सड़क पे चलता है, बिल्कुल, नेता भी यही सड़क पे चलते हैं, और सब पुलों के ऊपर देखो, कंदरौर पुल देख लो, बस स्टैंड देख लो, आप हिमाचल प्रदेश की सड़कें देख लो, आप सबको पता है समस्या है, लेकिन फिर भी कंप्लेंट ढूंढते हैं जी, कंप्लेंट ढूंढते हैं कि कोई कंप्लेंट करे तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को दंडित किया और उनको समय दिया कि इतने समय के बीच में गाय वालों का समाधान किया जाए। आप हैरान होंगे, वहां पर उसके बीच में भी धंधा ढूंढ लिया भ्रष्टाचार का। लेकिन आप देखो जितनी भी गौशालाएं बनी है, आप देखो कि जब वहां पर बछड़े जो पैदा होंगे, अब वो भी सड़क पे आएंगे, क्योंकि उनका कैंपस कितने दिन उस पशु गणना को कंट्रोल कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ये कह रहा था कि सरकारी अनुदान से चलने वाली जितनी भी गौशाला है उनमें प्रोटेक्टिव एनिमल को प्रतिबंधित किया जाए,
जो गवर्नमेंट अनुदान से चली हुई हैं। दूसरा मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जो देखिए एक बड़ी रोचक बात बता रहा हूँ तुम्हें जी जी कि अगर मैं पशुपालक हूँ, मेरे घर की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, जी मैं उसको 15,000 रुपये 11,000 रुपये में वो गौशाला वाला ले रहा है जी है ना। जी जी, ऐसा कि करता है। हो रहा है, आपने देखा होगा। और आप हैरान होंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि यार एक बैल लोगों को मार रहा है या वो घायल पड़ा है, तो उसको रखने के लिए उनके पास कैंपस में जगह नहीं बची हुई है। वो बोलते हैं हमारे पास सर जगह ही नहीं है रखने के लिए, लोगों के बछड़ों को रखने के लिए जगह है, दुधारू पशु पाले हुए हैं। तो मैंने इसमें एक योजना दी थी। मैंने बोला देखो, मैंने अगर मेरे कट टू पॉइंट, मेरा अगला प्रश्न भी जो आप आंसर कर रहे हैं वही है कि आखिर सोल्यूशन क्या है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे घर की गाय है, मैंने बछड़े ने जन्म दे दिया, अब दूसरा भी बछड़ा हो गया। सरकार को चाहिए था कि इसकी खरीद फरोख्त की योजना भी तैयार करती, क्योंकि ये तो पशुपालकों के ऊपर कर हो गया। एक तो बछड़े पैदा हो रहे हो, आप बोल रहे हैं पालो, ये तो एक किस्म का प्रश्न हो गया। पालने वाले बच्चे नहीं है, पालने वाले शहरों में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है। हाँ। घर में कौन है? वो बूढ़े माता पिता है, और खरीदने को तैयार नहीं, बछड़ों तैयार नहीं है, वो भी असमर्थ है, मतलब असमर्थ है। समस्या तो ये है। हमने उसी में एक बछड़ी का होता था विकल्प, पहले बहुत पहले सर्च की गई थी। एबीएस कंपनी जो है इसमें काम करती है। तो बछड़ी के इंजेक्शन की बात की हमने कि बछड़ी का इंजेक्शन जो है हर घर को सब्सिडी में प्रोवाइड कर किया जाए। फिर उसमें भी अभी इसमें एक जो बात मैं बता रहा था महत्वपूर्ण, कि मेरे घर में बछड़ा होता है, अगर मैं सड़क पे उसको छोड़ता हूँ और कोई गौशाला वाला उसको अपने घर में ले जाता है, गौशाला में ले जाता है, तो उसको पता कितने रुपए देती है गवर्नमेंट? 1200 रुपए महीने का। मैंने बोला कि यार जिसके घर में बछड़ा हुआ है वो 1200 रुपये उसको दे दो। एक तो आपको उसमें कर्मचारी रखना नहीं पड़ेगा, 1200 रुपये उस गरीब पशुपालक को वो दे दो आप। अगर देखो, मैंने एक टैक्स की बात की थी इनके साथ में, उसकी इंश्योरेंस की वो किस तरह रखा भाई जी कि आप बछड़ी के इंजेक्शन दीजिए। अब वो बोलते हैं कि बछड़ी का इंजेक्शन अगर मान लो बाई चांस फेल हो जाता है तो वो कोर्ट में खड़े होते हैं लोग जाके भी। बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो उसके साथ में कि बछड़ी का इंजेक्शन तो आपने दे दिया, अगर मान लो फेलियर कर गया तो आप बछड़ा हो गया, तो आप उस बछड़ी के ऊपर जो है उनको 1200 रुपया आप उनको दे दो पर मंथ। हाँ, सर्टेन अमाउंट, क्योंकि वो तो सड़क पे नहीं छोड़ेंगे। अगर वो सड़क पे देखो गौशाला वाला लेके जा रहा है, आप उसको 1200 दोगे कब तक भाई जी? जब तक वो जिंदा है बछड़ा गौशाला में है तब तक वो उसको 20 साल तक 1200 रुपया उस गौशाला को तो लॉटरी लगी। बिल्कुल, है ना। और लोगों की समस्या वैसी की वैसी बनी हो, जो विशाल का सड़क पर बैल घूम रहे हो वैसे के वैसे घूम रहे हैं जी। बिल्कुल जी। तो कहने का तात्पर्य है कि चीजें सुलझाई जा सकती हैं। कि ये कुछ भी नहीं है, ये समस्या ही नहीं है, ये एक बीमारी है, कुरीति है, भ्रष्टाचार है। आप देखो 70-80 करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद 70-80 करोड़ रुपए इधर 70-80 करोड़ जो साल का टैक्स लेने के बावजूद सड़क पर अगर गौवंश है तो शर्म की बात है। बिल्कुल, है ना जी। तो आपने सुनील जी के विचार सुने, तो कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा जिनसे आप भी सहमत होंगे कि जितना आप देखेंगे घुमारवी से लेकर बिलासपुर तक या मेन हाईवे पे जितने बड़े बड़े बैनर लगे हैं, जितना खर्च जो है प्रचार के लिए सरकार कर देती है या कोई संगठन कर देता है, उसका अगर 10% भी इस विषय में जो सच्चे से काम कर रहे हैं लगाया जाए, तब भी समस्या का सलूशन हो सकता है। देखिए, मुक्त गौवन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुक्त गौवन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश जो है, अब देखिए यहाँ पर जब योगी आदित्यनाथ जी का जिक्र करते हैं ना कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गायों को लेके यहाँ, तो यहाँ से आवाज उनकी तारीफ के लिए उठती है। लेकिन अपने आचरण में जब जहाँ पर 75% लैंड जो है फॉरेस्ट्री है, आपको जमीन का अभाव नहीं, आपको धन का अभाव नहीं है, बावजूद इसके सड़क पर लोग मर रहे हैं, गौवंश तड़प रहा है सड़क के ऊपर, तो ये तो एक प्रश्न चिन्ह है ही कि हम जो हिंदू बाहुल्य राज्य हिमाचल प्रदेश में अगर इस प्रकार की दशा है, तो हम जो दूसरी कम्युनिटियों के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं वो तो पहले खुद को झांकना होगा, खुद को झांकना होगा। और दूसरा पहलू ये भी है, मैं जो जनता को कहना चाहूंगा कि आप हर चीज के लिए जो है कहेंगे कि सरकार करेगी, सरकार करेगी, सरकार तो करेगी, सरकार जिम्मेदारी है, सरकार के गलतियां भी हैं चाहे किसी की है, लेकिन आप भी क्या कर सकते हैं? अगर आपकी पंचायत में 3000 लोग हैं, 3000 लोग अगर महीने का 10 रुपए भी देंगे तो 30,000 बनता है, और एक छोटा सा उसमें आप गौवंश चलाएंगे, उसके किसी बंदे को 10,000 रुपए रखेंगे, तो सोल्यूशन कहीं अगर करने पे आ जाए। देखो, मैं इस पहाड़ी पे गया भाई जी, ये जो हमारी एक एग्जांपल है बिलासपुर में, एक पेटीदार बोलते हैं इसको, ये पर तो किसी समय ऐसा होता था कि जितने भी यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ना, वहीं से घास से अपने सारे पशुओं को बरसक चारा लाते थे। बिल्कुल। अभी क्या हुआ है कि भाई वहां पर मैं एक दिन वन में गया, मेरे को गुरु जी ने बोला कि गौवन को लेके, तो हमने कहा, जब तुमने देखा कि आप हैरान होंगे कि सारा का सारा खरपतवार से भर गया वन।
हाँ। जी, जबकि जी इनको के जो युवक मंडल बनाए हुए हैं, जो जो वन अधिकार समितियां बनाई हुई हैं, उनका बिल्कुल। काम है कि जंगल की सफाई करे, जिससे वहाँ के जंगली जानवर भी आपके खेतों की तरफ नहीं आएंगे, वहाँ पर बरसक चारा उनको मिलेगा और इन बैलों के लिए भी वो एक अच्छा साधन हो सकता है। जी जी। तो हर एक कहानी जो संघर्ष शुरू होता है उसका एक सुखद अंत होता है। हम भी ये कामना करेंगे कि ये सारी चीज़ें एक दिन सुलझे, वक्त चाहे लग जाए, लेकिन एक जो आपने अल्टीमेट चीज़ सोची हुई है उसका हम जो है आपको जो है ये कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति ये सोचता है, और हर व्यक्ति अगर अपना 10% भी दे दे तो ये समस्या एक दिन, चाहे कोई करे, हम करें, आप करें, ये पार्टी करे, बी पार्टी करे, लेकिन समस्या का समाधान होना चाहिए। ये मुश्किल नहीं है, ये सफर मुश्किल नहीं है और ये समाधान भी बहुत ही आसान है। और देखिए ये सुपरविजन का ही परिणाम है जो अपाहिज गौवंश उपचार सेवा के अंदर आप देख रहे हैं। आस्थाओं का एक उद्योग लगाया गया है। यहाँ हिमाचल का पहला मंदिर बनाया हमने, चारा चढ़ाने वाला, घास चढ़ाया जाता है यहाँ पे घायल पशुओं के ऊपर लेके, और मैंने चारा का भी खरीदा नहीं, इसका मतलब है। और इतनी कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हैं, आस्थाओं का उद्योग है ये भारतवर्ष, लेकिन आस्थाओं के ऊपर जो है जो सुपरविजन है, चाहे मंदिर ट्रस्टों से जितना पैसा गवर्नमेंट ले रही है, उन मंदिरों के पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। मतलब जी, वो उन चीजों को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। तो मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमसे बातचीत की और सरल और सटीक शब्दों में बता दिया कि समस्या की जड़ कहाँ है और समाधान क्या होगा। जी, धन्यवाद जी।